सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे के एडिशन में आप सबका स्वागत। थोड़ा दिक्कत में है भारतीय बाजार, 2 दिन अच्छे नहीं गए। 2 दिन क्या, लास्ट फ्राइडे भी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी थी, उसके बाद 2 दिन गड़बड़ाया है और आज भी ठंडी ओपनिंग के इंडिकेशंस हैं। 1/4% दबाव के साथ खुलेंगे। दरअसल ग्लोब ऐसे ही मूड में है क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट आज रात में खड़ा हुआ है, वो है यूएस फेड की बैठक का आउटकम, और शायद इस कैलेंडर ईयर के जाते जाते सबसे बड़ा इवेंट खड़ा है। तो उससे पहले ठीक है, कंसोलिडेशन या नर्वसनेस के साथ उस बड़े इवेंट को अप्रोच करना लॉजिक है। वीरू, ऐसे में क्या लेवल्स वॉच आउट करे जाएं भाई? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, बाजार हो गया अनट्रेडेबल फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब क्या होता है ना, जैसे वो जब से हम नवंबर की सीरीज में आए थे, नए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल थे, उस वक्त बाजार में एक ट्रेंड आ गया था। कल तक भी हम 20 डिमा के ऊपर थे और हमने शुक्रवार को जाते जाते उसको रीगेन कर लिया था, बट बिलो 20 डिमा बाजार ट्रेडेबल नहीं रहता है। मतलब अनसर्टेनिटी होती है। और दूसरी बात ये, ओडीआई जो रेगुलेशंस को सख्त किया गया ना आशीष, ये हमेशा हिस्टोरिकली आप देखिए, जब चाहे वो 2008 से हो, ये बाजार में अनसर्टेनिटी और वाइल्ड स्विंग्स लेके आते हैं ऑन द डाउन साइड। तो मैं इसीलिए बहुत लोगों से वकालत करूंगा जो दर्शक हैं कि बहुत ट्रेड्स पे एंगेज ना रहें। इस वक्त जो है अपनी ट्रेड कैपिटल को बचाना है, वो ज़रूरी है। बट हाँ, इन प्रिंसिपल 20 डेमा के नीचे निफ्टी में वीकनेस परसिस्ट करती है, और क्योंकि हमने कल सारे एवरेजेस को तोड़ दिया है, सो प्लीज़ निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा। 24,417, 24,500, जब तक आप इस रेंज को रीगेन करके एक फर्म क्लोज ना दे दें, तब तक स्ट्रक्चर रीबिल्ड नहीं होगा। और उसके नीचे टेक्निकली आपके पास कोई एवरेज है नहीं, और सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन है 24,000। तो आप मान के चलिए वो खुल सकता है कभी भी। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, 52,500, 52,600 ये 20 डेमा का जोन है, पुट राइटर्स का जोन है। इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। और एक और बात आशीष, एफआईएस की सेलिंग अगर इंटेंस होती है तो फिर वो रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक इन्हीं को टारगेट करेगी आशीष। थोड़ा सा सेबी वाला मामला इंपॉर्टेंट है भाई। बाजार का मूड सेंटिमेंट तो आज भी गोरे ही ड्राइव करते हैं। उनका टेटवा कसेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी, और ज़रूरत भी है उसकी। डेरिवेटिव में जो कंसर्न्स माउंट हो रहे थे, उसके बाद रेगुलेटर का कदम तो अच्छा है ही है। रेगुलेटर ये कह रहे हैं कि ओडीआईज यानी कि ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो इशू करते हैं, एफपीआईज, उस पर थोड़ा सा हम पेच कस रहे हैं। आप अगर किसी डेरिवेटिव को रेफरेंस या अंडरलाइंग लेके ओडीआई जारी करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। आप अगर अपनी डेरिवेटिव्स की पोजीशन जो स्टॉक एक्सचेंज में, भारत में, उसके एवज में हेज करने के लिए ओडीआई खड़े कर रहे हो, नहीं कर सकते। आप सिर्फ ओडीआईज का इस्तेमाल कर सकते हो जब आप उसी सेम सिक्योरिटी को फुली हेज करने के लिए वो ओडीआई खड़ा करा जा रहा है, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट खड़ा करा जा रहा है, और वो पूरे टेन्योर के लिए खड़ा करा जा रहा है। तो सिर्फ सिक्योरिटीज अंडरलाइंग के तौर पे उन्हीं के लिए हेज करने के लिए, ना कि अपनी आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव की पोजीशंस यहाँ पे, ना फिर किसी डेरिवेटिव को एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडरलाइंग ट्रीट करके। तो अच्छा कदम है, पर हाँ ये इशू आएंगे और उसमें भी और डिटेल्स मांगी हैं, ग्रैनुलर डिस्क्लोजर्स। उसमें कंडीशंस हैं, इतना एक्सपोजर हो या इतने क्वांटम का एक्सपोजर भारत के बाजारों में, तब आपको देनी है। खैर उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहे, लेकिन हाँ ये इश्यूज हैं थोड़े से। तो थोड़ा सा आज उसका भी सबड्यूट सा इफेक्ट भारतीय बाजारों में देखने को मिले। वीरू मेंशन करते हो सकता है 2 दिनों की नर्वसनेस का कारण भी हो सकता है या आउटकम से पहले रहा हो, तैयारी कर रहा हूँ। खैर आज के स्टॉक्स में मैं रख तो रहा हूँ, लेकिन आप बाजार का मूड देखिएगा भाई। एक तो बहुत बड़ा इवेंट रात में खड़ा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटर का इवेंट है जिसपे हमें, या अपडेट है सर्कुलर, जिस पे हमें रिएक्ट करना है। पता नहीं कैसे बिहेव कर रहा होगा दिन के दौरान मार्केट, एनीबॉडीज गेस, तुक्का मारिए। तो ऐसे में स्टॉक कौन से रखने हैं रडार पे, वो बता देता हूँ। मूड देखिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर डिसाइड करके बताएगा आपको। जेएसपीएल और टाटा स्टील दोनों ग्रीन कर दिए, हालांकि स्टील हैज अ स्पेस के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर कुछ नहीं है, अपडेट इंटरेस्टिंग है। ये कहा गया है कि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच की मुलाकात हुई और उसमें ये निकल के आया है कि एक सेफगार्ड ड्यूटी की तो जरूरत है, क्योंकि चाइना से जिस तरह की स्टील डंप किया जा रहा है उस पर 25% की सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की जरूरत पड़ेगी।
और रिपोर्ट सजेस्ट करती है, मिनिस्टर साहब का एश्योरेंस भी है कि हाँ ज़रूरत है, करा जाएगा। अगर इसकी तैयारी हो रही है तो ये डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, बड़ी वाली। तो मैं JSPL और टाटा स्टील, JSPL क्योंकि इंडिया एक्सपोजर ज़्यादा है, टाटा स्टील ऐसा नहीं है कि इंडिया एक्सपोजर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसको रेडार पे रख रहा हूँ। थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में काफ़ी दबाव में रहा है ये काउंटर। फिर उसके बाद 2 सीमेंट मेजर्स हैं, 2 सीमेंट स्टॉक्स हैं, मेजर तो एक है उसमें। अंबुजा सीमेंट्स ने कल अनाउंस किया कि वो सांघी इंडस्ट्रीज जो कि इसकी सब्सिडरी हो चुकी है, और पेन्ना सीमेंट जिसको इसने हाल में एक्वायर करा था, दोनों सब्सिडरीज हैं, उन सब्सिडरीज को अपने में अब एमैलगमेट करेगा। पेरेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट में एमैलगमेट करेगा। जायंट और जायंट होने जा रहा है, तो अंबुजा सीमेंट को तो ग्रीन कर दिया मैंने। पर फिर सांघी इंडस्ट्रीज का जो मर्जर रेशियो है बहुत फेवरेबल नहीं है। सांघी इंडस्ट्री स्टॉक चल ही नहीं रहा है, गिरे चले जा रहा है, 150 वाला 76 पे आगे खड़ा हुआ है। और अभी भी जो कल की क्लोज पे मर्जर रेशियो है, 100 शेयर सांघी के तो 10 अंबुजा के मिलेंगे। कैलकुलेट कर लीजिए, 11-12% का अभी भी सांघी के लिए अनफेवरेबल है ये रेशियो, इसीलिए इसको लाल कर दिया। वीरू 4 हो गए मेरे। ओके आशीष, मैं अभी देखिए उन स्ट्रक्चर्स को लॉन्ग साइड पे पिक कर रहा हूँ जहाँ पे कल भी स्टेबिलिटी थी, कल के स्टैट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट मैं लेवल्स मेंशन करता जाऊँगा जहाँ के ऊपर स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी, जहाँ के नीचे वीकनेस आएगी। देखिए मैंने यूएसएल यूबीएल दोनों को इंक्लूड किया, लेकिन एक एक करके लूँगा, पहले 3 में नहीं लूँगा, पहले 3 में यूएसएल लूँगा। यूएसएल का कल क्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया और आप ये समझ लीजिएगा कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था और 4 अक्टूबर के बाद के अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ। वॉल्यूम्स अच्छे थे और देखिए सिंपली ओआई कल ऐड हुआ लॉन्ग पोजीशंस, ये कहाँ तक कंसिडर करने चाहिए? ये जब तक 1538 के ऊपर है, 1540 के ऊपर स्पॉट में स्टेबल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। इन दैट केस 1610 इज ओपन फॉर एनी टाइम। पहला ये ध्यान दीजिएगा लेवल्स पे, कहाँ तक आपको डिप्स शायद अच्छे लगें या फिर डिप्स स्टेबल रहें। वो कोफूड्स मिड कैप आईटी में कल भी टीम में था, आज भी आई थिंक शामिल किया है मैंने, 94 से 2 कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। यहाँ पे देखिए मोमेंटम परसिस्ट कर रहा है और यहाँ पे जब तक शॉर्ट टर्म एवरेजेस होल्ड कर रहे हैं ये चलता जाएगा। मेरे ख्याल आज के लिए इसके लिए 93-10 93-20 का जोन जो है वो इंपॉर्टेंट है, जब तक उसके ऊपर परसिस्ट करे। कल भी शॉर्ट कवरिंग थी इसमें, मेरे ख्याल से 9600-9500 का जोन खुला हुआ है, इस पर नज़र रखिएगा। और तीसरा है ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स कल के बाजार में स्ट्रॉन्ग था, स्टेबल था और ग्रेनुअल्स बहुत अच्छे तरीके से 12 सितंबर से लेकर अब तक के पूरे क्लस्टर के हायर एजेस पे मेंटेन कर रहा है। कल भी शॉर्ट कवरिंग थी, मेरे ख्याल से 592 के ऊपर अगर ये स्पॉट में निकले तो कंसिडर कीजिएगा किसी आई थिंक लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के लिए। आशीष, मैंने शायद अंबुजा सीमेंट और इसका सांगी इंडस्ट्रीज का मर्जर रेशियो गलत बता दिया है। गलत मतलब 100 सांगी पे 12 अंबुजा के, मैंने शायद 10 बोल दिया था, तो वो ध्यान रखिएगा। खैर स्क्रीन पे ग्राफिक सही चल रहे होंगे। 2 अगले स्टॉक्स में, एक तो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि HCC। ये स्टॉक ने पिछले कुछ सालों में बहुत गजब के मूव्स दे दिए, कहाँ सल कर रहा था और कहाँ मल्टी बैगर टाइप सामने खड़ा हो गया। शायद फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट और उसके चलते मार्केट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो। पर खैर इसका जो QIP आया था उसका फ्लोर प्राइस था 45.27 के आसपास। कल के प्रेशर में स्टॉक 4-5% गिरा था, मेरे ख्याल से फ्लोर प्राइस के नीचे कामकाज कर रहा है। इसको रेडार पे रखिए। हालांकि अभी QIP के ऑफिशियल अपडेट्स मैं देख रहा था एक्सचेंजेस पे नहीं है, पर कहा जा रहा है कि पूरा भर गया है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड। ऐसा स्टॉक नहीं दिखा रहे आप। HCC यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्या हो गया? ओके दिखाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये प्राइस 57-58 के आसपास थे, हाँ, और ये इशू प्राइस के फ्लोर प्राइस के नीचे स्लिप हो गया कल के प्रेशर पे। अच्छा खासा दबाव आया और ये रहा है पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे मूव्स देने वाली कंपनी। खैर ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स अवेटेड, लेकिन कहा यह जा रहा है कि QIP पूरा भर गया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड इंस्टीट्यूशन की तरफ से आई है और काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम खैर डूइंग द राउंड्स, उस पर नहीं जाता मैं जब तक वो ऑफिशियली कंपनी एक्सचेंज को अपडेट नहीं शेयर करती। वो तुक्केबाजी नहीं करते, लेकिन इंटरेस्टिंग कंपनी, इसको रेडार पे रखते हैं, इन ग्रीन लेके चलते हैं। अगला एक है हैम्पटन स्काई रियल्टी। इस कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट करा कि इसने इंडियन होटल्स कंपनी ताज ग्रुप के साथ होटल मैनेजमेंट का एग्रीमेंट और टेक्निकल सर्विसेज एग्रीमेंट कर लिया है। अब उस एग्रीमेंट के चलते इनकी जो जमीन है लुधियाना में,
उसमें हैम्पटन जो है एक 5 सितारा, ये 5 सितारा तो नहीं कहूँगा, पता नहीं किस तरह का करार हुआ होगा, एक होटल प्रॉपर्टी खड़ी करेगा और उसको गेटवे ब्रांड के अंतर्गत इंडियन होटल्स मैनेज और ऑपरेट करेगा। इंटरेस्टिंग से काउंट कर रहा था, स्टॉक काफी पिटा हुआ है, ग्रीन कर दिया इसको, विरुद्ध हो गए मेरे। आशीष, मैंने इसके बाद कुछ वीक और कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को पिक किया है। पहले जो शुरुआती 6 खिलाड़ी हैं मेरे, वो उस पर ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। जोमेटो कल स्ट्रॉन्ग क्लोज था 296.80 पे, हालांकि इंटरडे में ये 305 तक गया, उसके बाद कोलैप्स हुआ। बट याद रखिएगा जोमेटो मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं ना, 300 के ऊपर के क्लस्टर के ऊपर प्लेस होने की तैयारी कर रहा है। बट बतौर अगर आप एक शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो आपको कंसिडर इसको तब तक करना है जब तक ये 290 to 95 के ऊपर स्टेबल है। कल आप OI एडिशन देखिए 0.3% है। मेरे ख्याल से जब तक 290, 95, 92 के ऊपर स्टेबल है, 309, 312, 315 के क्लस्टर्स इसमें खुले हुए हैं, इस पर नजर रखिएगा। हीरो मोटोकॉर्प ये है मेरे नेगेटिव साइड में प्लेस्ड। नेगेटिव साइड में इसलिए प्लेस्ड है क्योंकि ये इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ। निफ्टी ऑटो ऑलरेडी 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और ये एक टिपिकल फ्लैग ब्रेकडाउन है। मेरे ख्याल से अब जो एक नया क्रिटिकल सपोर्ट आता है वो हीरो मोटोकॉर्प के लिए आता है 41.78 या फिर 4210 के आसपास। इसको नेगेटिवली प्लेस किया है। और एक UBL, देखिए मैंने शुरू में भी जिक्र किया, USL UBL दोनों के चार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कल 2014 पे इसका क्लोज आया। OI एडिशंस देखिए जरा प्लीज़, एक बार स्क्रीन पे OI का बिहेवियर लेके आइएगा। मतलब चार्टिकली बहुत अच्छी तरीके से प्लेस था। तो जब तक ये 2010 के ऊपर स्टेबल है, 2070 के ऊपर निकले तो शायद इस बेस से बाहर निकलकर एटलीस्ट ये जो ट्रैजेक्टरी शायद स्ट्राइक कर सकता है वो है 2064, 2065। याद रखिएगा 6 स्टॉक्स मैंने यहाँ पे उल्लेख किया, उनका जिक्र किया और आशीष ने भी, बट इट्स ए डिफिकल्ट डे। और ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ तथ्यों को और चार्ट्स को और एवरेजेस को और OI प्लेसमेंट को रखा गया है। एक ब्रेक से आते हैं लौट के, तब जब लौट के आएंगे तो आशीष और मैं अपने 4 विकल्प और रखेंगे। हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से टीम में और आपका आशीष और मेरी टीम में फिर से। और मैं जो अपना स्टॉक पिक कर रहा हूँ वो है M6। स्ट्रॉन्ग स्टेबल BSE हो, चाहे वो CDSL हो, चाहे वो आपका M6 हो, अभी भी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग, कोई रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बीते हफ्ते ये एक रिक्वायर्ड रेस्ट लेके आया टुवर्ड्स 10-day 20 EMA, कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज था। जब तक ये 6610 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, करीब ट्रैजेक्टरी मतलब 7000 की इसमें खुली हुई है। डेरिवेटिव प्लेसमेंट में कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे वो एवरेजेस हो चाहे वो OI बिहेवियर हो। फिर लेके आई है बर्जर पेंट्स को, इसको मैंने नेगेटिव साइड पे प्लेस किया है। देखिए इसमें एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन है और कल इसने एक लो तोड़ दिया 26 नवंबर का और इसके बाद जो क्रिटिकल सपोर्ट हैं वो आते हैं करीब 440 और 438 के जोन में, जो कि हमारा स्विंग लो है जून फर्स्ट वीक का। उस पर नजर रखिएगा। कैनफिन होम्स एक और वीक स्ट्रक्चर, चाहे वो डेली हो, डेली पे सारे एवरेजेस वायलेट हो चुके हैं और एक लो है अप्रॉक्सीमेटली 6 अगस्त का, वो इसने कल डिफेंड किया। बट अगर ये 780, 774 के नीचे फिर ट्रेड करना शुरू करे तो कुछ अगले जो क्रिटिकल सपोर्ट्स हैं वो आते हैं वीकली चार्ट्स पे 750 के आसपास, जहां पे आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल नहीं 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है। कैनफिन होम्स नेगेटिव साइड पे और लास्ट दैट्स आइशर मोटर्स रेड में। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ऑटो इंडेक्स जो है वो 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, कल 100 EMA के नीचे क्लोज आया। नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट आता है 200 EMA करीब 4600 के आसपास। तो वीकनेस यहाँ पर परसिस्ट करेगी जब तक ये ट्रेड कर रहा है 4790, 4810 के नीचे। आशीष, वाट एक वबाग, कुछ गलती नहीं है इनकी, पर आज ये लाल में होगा। इनको वीरू कुछ दिन पहले इन्होंने अपडेट दिया था कि सऊदी वाटर अथॉरिटी से $317 मिलियन का, यानी कि भारतीय करेंसी में 2700 करोड़ रुपए का एक बढ़िया मेगा डिसैलिनेशन ऑर्डर मिला है प्लांट के लिए। बेचारों ने कल शाम को अपडेट दिया कि हमें पता नहीं क्यों, लेकिन उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं, उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। अब ये उनसे टच में है, समझने के लिए क्या हो गया भैया, पर ये इनके लिए खराब है। मैं इसीलिए लाल लेके चल रहा हूँ। अगले कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, उनको मेंशन कर देता हूँ, तभी आइडिया पूरा होगा 20 स्टॉक्स का।
LIC हाउसिंग फाइनेंस पे सिटी की बढ़िया रिपोर्ट है तो मैंने ग्रीन कर दिया। 851 के टारगेट से, हालांकि बैंक्स और फाइनेंशियल्स के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। रिपोर्ट अच्छी है, वो कह रहे हैं NIM सस्टेन करेंगे और कुछ टेम्पररी हिच वगैरह आए, कंसर्न्स हाईलाइट करें, लेकिन इवेंचुअली इनका मानना है कि भाव यहां से तेजी तूल पकड़ेगी। फिर एक पिरामल एंटरप्राइजेस की, इसको लाल लेके चलते हैं। ये स्टॉक वैसे भी बहुत परेशान करता है। पिरामल फार्मा तो बढ़िया करने लगा है, एंटरप्राइजेस दिक्कत में रहता है आमतौर पे। जेफरीज के अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग 1250 पे खड़ा है ये स्टॉक। उन्होंने टारगेट खींच के नीचे ले आए 820 रुपए पे। और वैसे भी फाइनेंशियल, मैंने LIC जब कहा था ग्रीन में, तब भी मैंने कहा था कि फाइनेंशियल्स के लिए इश्यूज हैं, तो पिरामल को तो लाल ही रखते हैं आज के लिए। और एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मुझे लगी थी, वो आई थी मेरे ख्याल से CIE ऑटोमोटिव पे, CIE इंडिया कह लीजिए, ऑटोमोटिव कह लीजिए, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट थी। 650 के टारगेट्स के साथ खरीदारी का कॉल था, अपन इसे ग्रीन लेके चलते हैं। अच्छे खासी मीनिंगफुल अपसाइड जिनको नजर आते हैं। हालांकि ये अनुमानित EPS को यूरोप की ठंडी डिमांड के चलते काट रहे हैं, उसके बावजूद उनका कहना है कि वैल्यूएशन इस स्टॉक के बड़े अट्रैक्टिव है, तो इसको ग्रीन ले लीजिए। 2 ब्रोकरेजेस पे ग्रीन है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स थी LIC हाउसिंग फाइनेंस और CIE पे। पिरामिल पे तगड़ा डाउनसाइड नजर आता है, इसीलिए उसको लाल कर। और वाटेक विभाग तो खैर अपने कंसर्न झेलेगा आज, वो ऑर्डर कैंसिलेशन की न्यूज। 10-10 स्टॉक्स हम दोनों के पूरे ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज की ये सीधा सौदा की टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा में। और जो मेरे आज के 10 आई थिंक स्टॉक्स जो हमने आंकड़े में पेश किए हैं वो इस प्रकार से वीक और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सारे के सारे हैं। जहां पे स्ट्रेंथ थी उसमें है USL और UBL। लिकर स्पेस में दोनों स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। उसके बाद मिड कैप IT में कोफोर्ज, फार्मा मैंने ग्रीनवर्स को पिक किया है कि H पे ब्रेकआउट की। जोमेटो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी वीकनेस पूरे ऑटो में है, जिसमें मैंने हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स को इंक्लूड किया है। कैनफिन होम्स NBFCs में, HFCs में, LIC और कैनफिन दोनों काफ़ी वीक हैं। और पेंट स्टॉक्स में यहाँ पे बजर को शामिल किया हुआ है ऑन वीकर साइड। आशीष मूड में लग रहे हैं ये। खैर, मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। JSPL, टाटा स्टील, अंबुजा, HCC, हैम्पटन, LIC हाउसिंग, CIE किन्हीं वजहों से हारे में। सांघी, वाटेक वबाग, पिरामल लाल में। यह है आज की 10 की पूरी टीम।